गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में स्टोर लेजर के दो बड़े क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। स्टोर लेजर का एक और क्वेश्चन पेंडिंग है। सबसे पहले तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में बीच में एक पॉइंट है मटेरियल कॉस्ट का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व भी करेंगे जिससे कि हमारा ये चैप्टर हो जाए दी एंड। चलिए, सबसे पहले तो स्टोर लेजर का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके एग्जाम में आ चुका है। जून 2017 अटेम्प्ट में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सीए में, इंटर में। चलिए, द फॉलोइंग समराइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑयल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। सेल्स फॉर द मंथ 19,25,000। सेल्स का अमाउंट दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 1 मार्च 2017 1,25,000 लीटर एट द रेट ₹6.5 पर लीटर। परचेज हमने दो बार परचेज किया, 5 मार्च को परचेज किया और 27 मार्च को परचेज किया। 5 मार्च को जो परचेज किया 1,50,000 लीटर एट द रेट ₹7.1 पर लीटर और 27 मार्च को जो परचेज किया 1 लाख लीटर एट द रेट ₹7 पर लीटर। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 1,30,000 लीटर। देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,25,000 लीटर। हमने दो बार मटेरियल परचेज किया, एक बार 1,50,000 और एक बार 1 लाख, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो हमने इश्यू कर दिया, मतलब बेच दिया। एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ₹45,000। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू इज बीइंग डन एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो इशू हम करते हैं उसकी जो रेट है वो मंथ एंड में होगी, मतलब पहले ओपनिंग लिखेंगे फिर दोनों परचेज यहाँ, उसके बाद इशू। आफ्टर ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग फीफो एंड लिफो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो जो हम लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना, मटेरियल कंज्यूम्ड इश्यू की टोटल, यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और प्रॉफिट और लॉस भी हमें पता करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं इश्यू किया कितना, मतलब बेचा कितना। क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेज की क्वांटिटी, परचेज की क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 लीटर है। हमने दो बार परचेज किया, एक बार 1,50,000 लीटर और एक बार 1 लाख लीटर। हमने टोटल 2,50,000 लीटर परचेज किया और हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,30,000 लीटर। तो हमने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की, मतलब कितनी क्वांटिटी इशू की, यहाँ पर हो गया इशू एक तरह से 125 प्लस 250 माइनस 1,30,000, 2,45,000 लीटर हमने क्वांटिटी सोल्ड की, मतलब इशू की। अब हमें सबसे पहले तो फीफो से इसको सॉल्व करना है, फिर इसको लीफो से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फीफो से, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर फीफो बेसिस। छोटा ही क्वेश्चन है, दो बार परचेज है, एक बार इश्यू है। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 1 मार्च 17 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 लीटर है, 6.5 पर लीटर रेट है। अमाउंट 8,12,500। फिर हमने दो बार परचेज किया, एक तो 5 मार्च को हमने परचेज किया, परचेज हमने परचेज किया 1,50,000 लीटर
परचेज किया है तो रिसिप्ट में आएगा 1,50,000 लीटर, रेट 7.1 पर लीटर, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 10,65,000, तो 125 पहले से था, 6.5 और ख़रीदा, 8,12,000, 6.5 की रेट से हमारे पास पहले से था। फिर हमने 1,50,000 लीटर और परचेज किया, 7.1 की रेट से परचेज किया, अमाउंट हो गया 1065। 5 मार्च के बाद हमने 27 मार्च को और परचेज किया। परचेज कितना लीटर परचेज किया हमने? 1 लाख लीटर और परचेज किया 7 रुपीज़ की रेट से। 1 लाख लीटर 7 रुपीज़ की रेट से हो गए 7 लाख। अब हमारे पास 3 रेट के स्टॉक हो गए, 125 6.5 की रेट 8,12,500, 1,50,000 7.1 की रेट 1065, और ये 1 लाख लीटर हमने और जो परचेज किया वो आ गया 7 रुपीज़ की रेट, 7 लाख। अब यहाँ पर 31 मार्च को ये कह रहा है इशू जो भी करना है वो ईयर एंड मतलब मंथ एंड होने पे करना है। हमने टोटल क्वांटिटी सोल्ड की मतलब इशू की 245, तो फीफो में क्या करेंगे? पहले 125 इशू करेंगे 6.5 की रेट 8,12,500, और रिमेनिंग 1,20,000 हम 7.1 की रेट से इशू करेंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.1 852, तो 150 में से 120 हमने इशू किया तो 30,000 बच गया 7.1 की रेट, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7.1 2,13,000, और ये 1 लाख जो हमने परचेज किया 7 रुपीज़ की रेट 7 लाख। अब हमें क्या रखा है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,13,000 प्लस 7 लाख, 9,13,000 इज क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने जो मटेरियल इशू किया है उसका टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो, हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने जो मटेरियल इशू किया 8,12,500 प्लस 852, ये हो गया 16,64,500, 16,64,500, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमें पता करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? देखो, सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो जीपी आएगा, और हमें कुछ खर्चे भी दे रखे हैं एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। हमारी सेल्स हमें यहाँ दे रखी है 19,25,000 रुपीज़, तो यहाँ सेल्स लिखते हैं 19,25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,64,500, और हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 45,000, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस 45,000, तो 19,25,000 माइनस 16,64,500 माइनस 45,000, तो हमारा प्रॉफिट होगा 2,15,500। ये हो गया एज पर फीफो। अब अगर एज पर लीफो करना हो तो स्टोर लेजर। अब ये वाला जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, बिकॉज आई नो कि बहुत इजी है। ओपनिंग लिखना है, फिर आपको परचेज 2 बार करी वो लिखना है, और फिर आपको मटेरियल इशू करना है। इशू जो करोगे लिफो में वो पहले परचेज में से, फिर ऐसे है ना, रिवर्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो टोटल इशू करना है 245, और उसमें पहले ये करेंगे और फिर इसमें से करेंगे। इस तरह से आपको इशू करना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, तो ये हमारा स्टोर लेजर का जो टॉपिक है वो एंड हो गया। एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है और वो है मटेरियल कॉस्ट, और इसके लिए हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 इसी के लिए दे रखे हैं। ये इस टॉपिक में क्या है, मतलब मटेरियल कॉस्ट क्या है, क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मटेरियल कॉस्ट इजी है, एग्जाम में वैसे अभी तक तो
इसका क्वेश्चन आया नहीं है। मटेरियल कॉस्ट क्या, देखिए जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदी, मशीन सपोज 5 लाख रुपए की थी। वो मशीन हमने परचेज की, उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए, मतलब उसकी परचेज प्राइस 5 लाख। हम उस मशीन को जहाँ से खरीदी वहाँ से लगाकर हमारी फैक्ट्री तक लेकर आए, और उसमें हमारा फ्रेट का खर्चा लगा 20,000। तो वो जो 20,000 का एक्सपेंडिचर है वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है। मतलब मशीन को जब तक हम इंस्टॉल नहीं कर दे तब तक जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं वो सारे मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं। मटेरियल की कॉस्ट में भी ऐसा ही होता है। मटेरियल हम कहाँ से खरीदते हैं? हम मटेरियल खरीदते हैं सप्लायर से, और हम उसको लेके आते हैं हमारी फैक्ट्री तक, मतलब स्टोर तक लेकर आते हैं, है ना। तो सप्लायर से मटेरियल खरीदा, सप्लायर अमाउंट लेगा, जो भी मटेरियल हम खरीद रहे हैं वो हमसे परचेज कॉस्ट लेगा। इसके अलावा इन ट्रांजिट में जितने भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, जो भी इन ट्रांजिट में जितना भी खर्चा लगता है वो सारे खर्चे उस मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। फिर जब वो मटेरियल हमारी फैक्ट्री तक पहुंचता है तो हम उसको अनलोड करते हैं, तो अनलोडिंग का जो खर्चा लगता है वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। तो फिर फाइनली हमें पता चलती है कि हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। खरीदा, परचेज कॉस्ट, इन ट्रांजिट के एक्सपेंडिचर उसमें ऐड होते हैं, और अनलोडिंग का खर्चा है वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। अच्छा, उसमें से कुछ लेस भी होता है, कुछ ऐड होता है, कुछ लेस भी होता है। क्या क्या ऐड हो सकते हैं, क्या क्या लेस हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, है ना, समझना। देखो, सप्लायर जहाँ से हम मटेरियल खरीदते हैं वो हमें, जहाँ से हम मटेरियल खरीदते हैं वो हमें बिल बना के देता है। आप कहीं से मटेरियल खरीदोगे तो आपको वो इनवॉइस बना के देगा। इनवॉइस कैसे बनता है, मतलब इनवॉइस में क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या उसमें लेस होता है, समझना। इनवॉइस वैल्यू, जैसे मान लो आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी, सपोज आपने 1000 kg मटेरियल खरीदा और परचेज प्राइस है 20 रुपीज़, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20,000, है ना। तो जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें अगर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं जीएसटी। हम जहाँ से मटेरियल खरीदते हैं वो जीएसटी चार्ज करेगा, तो जीएसटी उसमें ऐड हो जाएगा, और ये बन गया सप्लायर का बिल। अब लगते हैं इन ट्रांजिट के एक्सपेंडिचर। इन ट्रांजिट में क्या क्या खर्चे लग सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, बहुत बार इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर कराया है तो इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा, कार्टेज का एक्सपेंसेस लग सकता है, पैकिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है हम पैकिंग उसमें कुछ ऐड करा दें तो पैकिंग का खर्चा ऐड हो सकता है। ये सारे खर्चे इन ट्रांजिट में लग सकते हैं। और क्या लग सकता है? कस्टम ड्यूटी, मान लो हमने बाहर से गुड्स मंगाए तो कस्टम ड्यूटी लग सकती है। ये सब इन ट्रांजिट के एक्सपेंडिचर हो गए, ये सब इन ट्रांजिट के एक्सपेंडिचर, और हमें इसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना होता है। अब मटेरियल कहाँ पहुँच गया? अब मटेरियल पहुँच गया हमारी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब मटेरियल पहुँचता है तो उसमें ऐड होता है अनलोडिंग चार्जेज, अगर है तो अनलोडिंग चार्जेज कह सकते हो, या फिर आप इसको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हो। जब हमारी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंच जाता है तो जो ट्रक वगैरह, जो भी व्हीकल में हमारे पास गुड्स पहुंचा है तो वहां से उतार के उसको स्टोर में रखना, तो जो भी खर्चा लगता है हम उसको अनलोडिंग चार्जेज कह सकते हैं, या फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हैं। वो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अगर है तो वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं जीएसटी की क्रेडिट। ये जो जीएसटी सप्लायर ने अपने बिल में जोड़ी थी, इसकी क्रेडिट मिलती है। अब आप कहोगे ये क्या होता है जीएसटी क्रेडिट? आपके बिल्कुल कोर्स में टैक्स सब्जेक्ट दे रखा है, टैक्स में इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, बिल्कुल आपको वहाँ पर डिटेल में समझा देंगे कि जीएसटी क्रेडिट क्या होती है। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जीएसटी क्रेडिट क्या होती है, नहीं तो हो सकता है 3-4 घंटे केवल जीएसटी क्रेडिट को समझाने के लिए लगेंगे, जो कि हमारे लिए अभी कॉस्टिंग में ज़रूरी नहीं है। तो जीएसटी क्रेडिट मिलती है, बिल्कुल जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीएसटी क्रेडिट क्या होती है। तो जीएसटी क्रेडिट मिलती है, हम जितना जीएसटी यहाँ पर ऐड हुआ था वो वापस लेस कर देते हैं। और लेस हो सकता है पैकिंग इफ रिटर्नेबल। बहुत बार ऐसा होता है कि
जो पैकिंग होता है, जिसने पैकिंग हमें दी, वो कह सकता है कि अगर आप पैकिंग रिटर्न करोगे तो मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा। अगर पैकिंग रिटर्नेबल है तो पैकिंग रिटर्न करने पर जितना पैसा मिलेगा वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगी, नेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो सीरियल ऑर्डर से चलना है, पहले सप्लायर का बिल, फिर इन ट्रांजिट के खर्चे, फिर फैक्ट्री में ये सब एडजस्टमेंट करना है, और हमें जो नेट अमाउंट मिलेगा वो होगा नेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि अपने एग्जाम में जनरली इसके आने के चांसेस बहुत कम है। 2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 23 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। सप्लायर का इनवॉइस हमें दे रखा है, 200 यूनिट हमने पार्ट नंबर 23 की परचेज की एट द रेट ₹5, 1000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, नेट बच गए 800, जीएसटी 120 रुपीज़ उसने ऐड की, बिल बन गया 920 का। उसने पैकिंग ऐड की, नॉन रिटर्नेबल बॉक्स, पैकिंग के बॉक्स क्या है, नॉन रिटर्नेबल, मतलब वापस कुछ माइनस नहीं होना है, तो नेट बिल कितने का बना, 970 का। अच्छा, यहाँ पर इन ट्रांजिट का कोई खर्चा दिया हुआ ही नहीं, केवल सप्लायर का बिल दिया हुआ है। 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। अगर हम 30 डेज में पेमेंट करते हैं तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलता है। अगर हम पेमेंट जल्दी करेंगे तो सप्लायर हमें 2% का डिस्काउंट देगा। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये है कैश डिस्काउंट। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो बिल में ही माइनस हो जाता है, मगर कैश डिस्काउंट बिल में माइनस नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि कैश डिस्काउंट मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है। कैश डिस्काउंट मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है। अगर हम पेमेंट जल्दी करेंगे उसके लिए सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा, तो वो डिस्काउंट मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब फिर एक पॉइंट और दे रखा है, डॉक्यूमेंट सब्सटेंसिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी, जीएसटी क्रेडिट मिलेगी, मतलब जीएसटी कितना बिल में जुड़ा हुआ है, 120, ये पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगा। तो देखो सप्लायर ने बिल तो दिया हुआ है, बिल का अमाउंट कितना है, 970, इनवॉइस वैल्यू 970 दिया हुआ है। अच्छा, इन ट्रांजिट का कोई खर्चा है ही नहीं, अनलोडिंग चार्जेस भी नहीं है, केवल हमें माइनस करनी है जीएसटी की क्रेडिट। बिल में कितने रुपए की जीएसटी जुड़ी हुई है, 120 रुपये, 120 रुपये हमें माइनस करने हैं। अच्छा, पैकिंग नॉन रिटर्नेबल है, अगर ये पैकिंग रिटर्नेबल होती तो ये भी माइनस हो जाती, अगर रिटर्नेबल होती तो माइनस हो जाती। 850 रुपीज़ ये हमारा नेट मटेरियल का अमाउंट हो गया। अच्छा, कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं, 200 यूनिट, तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाय 200। 850 में अगर मैं 200 का डिवाइड करूंगा तो ये रेट आएगी ₹4.25, और ये सोल्यूशन हो गया ख़त्म। इतना से सोल्यूशन है, छोटा सा सोल्यूशन है। इनवॉइस वैल्यू जीएसटी क्रेडिट माइनस की 850, और 850 में 200 का डिवाइड किया, एक यूनिट की रेट आ गई ₹4.25। ठीक है। एक और क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट का, और वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ 1250 kg ऑफ मटीरियल एक्स। ये रुपीज़ का निशान तो गलती से लगा हुआ है, एक्स। हमने मटीरियल एक्स परचेज किया, कितनी क्वांटिटी परचेज की, 1250 किलो। इनवॉइस प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी। चलिए बनाते जाते हैं, जोड़ते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू, 1250 किलो खरीदा, क्या रेट से खरीदा, 20 रुपये की रेट से खरीदा, ये हो गए 25,000 रुपये। ये हो गया पहला पॉइंट। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होता है, कैश डिस्काउंट नहीं होता। 25,000 का 10%, 2,500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट 22,500, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब जीएसटी 28%, इसमें प्लस करेंगे जीएसटी 28% किसका, इनवॉइस प्राइस का। इनवॉइस प्राइस ये है 25,000, तो 25,000 का 28% होता है
7,000, 7,000 GST ऐड की, कितने हो गए 29,500। फिर दे रखा है इंश्योरेंस, अब इन ट्रांजिट के खर्चे आ गए, 1% जो प्राइस आएगी उसका 1% इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस, अभी तक की वैल्यू कितनी आई 29,500, इसका 1% इंश्योरेंस हो गया 295, 29,500 प्लस 295, 29,795। अब ये भी पॉइंट हो गया। डिलीवरी चार्जेस लगे 250 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस हमारा लगा 250 रुपये, 250 प्लस करेंगे इसमें 250, तो ये आएगा 30045, 30045। अब इसके बाद में दे रखा है पॉइंट नंबर एफ, कॉस्ट ऑफ कंटेनर ₹60 पर कंटेनर। अब कंटेनर का मतलब होता है पैकिंग, मतलब खाली डिब्बे जिसमें हम मटेरियल को पैक करके लेके आए, तो उसके पैसे लगे, कितने पैसे लगे, एक कंटेनर 60 रुपीज का है और एक कंटेनर में 50 किलो मटेरियल आता है। हमने कितना मटेरियल परचेज किया 1250, 1250 किलो मटेरियल खरीदा और एक कंटेनर में 50 किलो मटेरियल पैक होता है, तो कितने कंटेनर हमें खरीदने पड़े, 1250 केजी मटेरियल हमने खरीदा और एक कंटेनर में 50 किलो मटेरियल पैक ही हो सकता है, तो 1250 डिवाइडेड बाय 50, 25 कंटेनर। एक कंटेनर कितने का है, एक कंटेनर है 60 रुपए का, तो 25 कंटेनर, यहां लिखेंगे कंटेनर कॉस्ट, कंटेनर कॉस्ट 25 कंटेनर और एक कंटेनर की कॉस्ट है 60 रुपए, 25 कंटेनर इंटू 60 रुपए, ये हो गए 1500 रुपए के कंटेनर, तो 30045 प्लस 1500 ये हो गए 31545, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है रिबेट इज अलाउड, अगर हम कंटेनर को रिटर्न करते हैं तो 40 रुपए मिलते हैं एक कंटेनर के, खरीदने पर तो एक कंटेनर के 60 रुपए, मगर जब हम रिटर्न करेंगे तो 40 रुपए मिलेंगे, विच इज़ ए नॉर्मल फीचर, मतलब हम कंटेनर रिटर्न करेंगे, कब करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, अभी तक तो खर्चे होंगे, सबसे लास्ट में कंटेनर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। एक कंटेनर का मटेरियल रिजेक्ट कर दिया, मटेरियल खराब था, एक कंटेनर में कितना मटेरियल था 50 किलो, 50 किलो मटेरियल हमने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे माइनस परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। अब 50 किलो मटेरियल रिटर्न किया तो उसका अमाउंट कितना बना, देखो 31545, ये रुपए 1250 किलो मटेरियल के, तो 50 किलो मटेरियल के कितने रुपए होंगे, 31545 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 50, 1262, 31545 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 50, 1262, तो यहाँ पर नेट अमाउंट कितना बच गया 31545 माइनस 1262, 30283, परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब इसके बाद में लग रहा है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 0.25%, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 0.25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट अल्टीमेटली एक्सेप्टेड, हमने जितना मटेरियल एक्सेप्ट किया उसकी कॉस्ट कितनी है 30283, मतलब परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद हमने जितना मटेरियल एक्सेप्ट किया उसकी कॉस्ट 30283 है, उसकी कॉस्ट का 0.25% मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.25%, 76 रुपीज़ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो 30283 प्लस 76 इट इज 30359 माइनस, अब करेंगे पैकिंग रिटर्न, मतलब कंटेनर रिटर्न, कंटेनर को रिटर्न करेंगे, कंटेनर को रिटर्न करेंगे, कितने कंटेनर थे 25 कंटेनर खाली डिब्बे खरीदे, एक कंटेनर 60 रुपए का, जब हम इसको वापस करेंगे तो एक कंटेनर के हमें 40 रुपए मिलेंगे, है ना। मगर क्या हुआ देखो, हमने 25 कंटेनर लिए
मगर एक कंटेनर हमारे पास से चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि जब हमने मटेरियल हमें मिला तो एक कंटेनर का मटेरियल खराब था, तो हमने उस मटेरियल को रिटर्न कर दिया, तो 50 किलो रिटर्न हो गया, तो उसके साथ में कंटेनर भी चला गया। तो हमारे पास अब जो खाली डिब्बे बचे वो है 24। एक कंटेनर का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया तो कंटेनर भी तो गया, तो हमारे पास अब खाली कंटेनर बचेंगे 24। और जब हम कंटेनर को रिटर्न करते हैं तो हमें 40 रुपये पर कंटेनर मिलते हैं, मतलब 960 का अमाउंट मिलेगा। तो 30359 में से 960 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29399। अच्छा, जीएसटी क्रेडिट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगी, अगर लिखा हुआ होता तो माइनस कर देते। तो ये हो गई नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर केजी। 29399 डिवाइडेड बाय, हमारे पास मटेरियल कितना है 1200 किलो, खरीदा 1250 था मगर 50 किलो तो रिटर्न कर दिया, तो 29399 डिवाइडेड बाय 1200, ये हो गया 24.50, 24 रुपये 50 पैसे इट इज कॉस्ट पर केजी। ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट का पॉइंट है। आप फटाफट से इसको कंप्लीट करना चाहें तो फटाफट से कर लीजिए। ओके, चलिए, तो हमारा ये चैप्टर मटेरियल चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एक बार फटाफट से पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। मटेरियल चैप्टर में हमें क्या दे रखा है? स्टोर मैनेजमेंट दे रखा है, स्टोर को कैसे मैनेज करें, स्टोर मैनेज क्या होता है। स्टोर को मैनेजमेंट करने का मतलब होता है अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करना, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो स्टोर है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, मटेरियल को टाइमली परचेज करना, मटेरियल को टाइमली इशू करना, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है आपको बार बार बंद करना पड़े, तो हमें इसलिए स्टोर को मैनेज करना पड़ेगा। स्टोर मैनेजमेंट करने के लिए मेन हमें 5 टेक्निक दे रखी है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, EOQ, टर्नओवर रेशियो, ABC एनालिसिस और स्टोर लेजर। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल में हमें टोटल 5 स्टॉक लेवल दे रखे हैं। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज लेवल 2 फॉर्मूले होते हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा होता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ। डेंजर स्टॉक लेवल फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज।
EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बी का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई EOQ मल्टीप्लाई बाई बी। टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला EOQ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब होता है, मतलब परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। रीऑर्डर लेवल का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो फॉर्मूला होगा एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। फिर हमने टर्नओवर रेशियो पढ़ा, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड लो है, इसका मतलब है फास्ट मूविंग मटेरियल। स्लो मूविंग मटेरियल कौन सा होता है, जिसका टर्नओवर रेशियो लो होता है और होल्डिंग पीरियड हाई होता है। फिर हमने पढ़ा ABC एनालिसिस, जिसमें मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी जिनकी वैल्यू हाई क्वांटिटी लो, सी कैटेगरी जिनकी वैल्यू लो क्वांटिटी हाई, और बी कैटेगरी जिनकी वैल्यू और क्वांटिटी दोनों एवरेज होते हैं। फिर हमने स्टोर लेजर पढ़ा, फीफो से पढ़ा, लीफो से पढ़ा और वेटेड एवरेज से पढ़ा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बड़ा फटाफट से हमारे इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।